अभी तक हमने इस पाठ का जो एक मेजर टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, है ना, वो खत्म कर लिया। प्रकाश का परावर्तन पढ़े हम, प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़े, है ना। नियम पढ़ने के बाद फिर समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होते, समतल दर्पण के बाद फिर स्फेरिकल गोलीय दर्पण में हमने प्रकाश का परावर्तन देखा। अब हम हमारा जो नया टॉपिक है क्या है बेटा, वो है आपका अपवर्तन। तो दो चीज में अंतर समझना, ये क्या है नया टॉपिक जो अपना है अपवर्तन, या आपका अपवर्तन। अपवर्तन परावर्तन और अपवर्तन में मेजर जो डिफरेंस है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन, अभी तक क्या था कि हम मिरर लेते थे, दर्पण, है ना। दर्पण क्या होता है, जिसका एक फेस रिफ्लेक्टिंग एरिया दिखाता है, पृष्ठ तैनात करता है, जिससे किरण आती है उससे टकराकर वापस लौट जाती है ना, बाउंस बैक होती है, पीछे की तरफ नहीं जाती। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि यहाँ पॉलिश मिरर, पॉलिश कांच नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, मतलब किरण आएगी और उस पार जाएगी। अब पॉलिश नहीं होगा, अब पॉलिश नहीं होगा। तो जब प्रकाश की किरण आई और पृष्ठ पे पड़कर टकराकर वापस लौट गई, है ना, किस एंगल में गई क्या लौ है वो वापस पड़ चुके हैं, आई और टकराकर वापस लौटी, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, वो है रिफ्लेक्शन, यह है रिफ्रैक्शन, समझ गए। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट आती है, टकराती है और लौटती नहीं, आती है, टकराएगी, सरफेस है और पीछे की तरफ निकलेगी, क्योंकि वो पॉलिश नहीं है, पीछे की तरफ निकल जाएगी। अब पीछे की तरफ निकलने में भी अलग अलग केस है, उसमें भी लाइट चेंज होगी। तो देखो प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, तो बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का मुड़ना, पारदर्शी माध्यम का, इसमें पारदर्शी माध्यम का मेन वो होगा, है ना। बहुत सारी चीज देखेंगे, जब लाइट हवा से पानी या कांच में जाती है तो उसका रास्ता कैसे बदल जाता है। क्या आपने देखा होगा एग्जाम्पल, घर में ये गिलास है कांच की और उसमें पेंसिल या फिर कोई भी चीज डालो तो वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये इसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही है ना। तो परावर्तन और अपवर्तन में भ्रमित नहीं होगा। परावर्तन क्या है, बाउंसिंग बैक, मतलब किरण को वापस लौटा देता है वो। और अपवर्तन क्या है कि टकराकर आगे निकलती है लेकिन बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी बहुत। अब देखिए ये दैनिक जीवन में अपवर्तन, रियल लाइफ मैजिक है कुछ। यदि कांच की गिलास के पीछे आप अपना फेस देखोगे या कोई भी चीज देखोगे तो वो बड़ा दिखेगा। अब कांच की गिलास ले लो, कुछ भी कांच का ले लो, ये जो चश्मा वगैरह है तो ये भी एक्चुअली में इसका भी जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो आर से पार जा रहा है ना। इसमें भी जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो रिफ्लेक्शन का ही यूज होता है। किसी चश्मा से बड़ा दिखने लगता है, किसी चश्मे से छोटा दिखने लगता है, तो क्या है लेंस, वो हम इसी में आगे पढ़ेंगे, है ना। ये भी उसी का पीछे का कॉन्सेप्ट है। ये गिलास वाला एग्जांपल मैंने बताया, ये आपके पास ये रहता है जो इसको क्या कहते हैं अपना मैग्निफिकेशन वाला ग्लास, ये नहीं रहता, इससे बड़ा दिखता है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन ये लाइट की वास्तविक भौतिक घटना है। अब देखिए अपवर्तन टकराते वापस आती है, पीछे नहीं जाती, टकरा के वापस आती थी, उसमें कुछ कोण बनता था, आपतन कोण, परावर्तन कोण, वो दोनों बराबर होते हैं, उसके नियम है। इसी तरह इसमें भी नियम आएंगे। लेकिन हम ये आपको अंतर समझना है कि परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है। बाउंस बैक, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये है मेजर अंतर, है ना। तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, ये तो हम पहले स्लाइड में पढ़े थे। प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है, जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो आपस में रास्ता बदल लेती है। अब ये आपका कोई प्रश्न है, माध्यम, यहाँ माध्यम अलग है, यहाँ माध्यम अलग है। ये मीडियम 1 यहाँ पर एयर है और मीडियम 2 ग्लास है। यहाँ पर क्या मीडियम बदल जाता है, रास्ता में
मीडियम बदल जाएगा आपका, है ना। हवा, पानी, कांच, तो मीडियम हमको बदलना है। अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। माध्यम अपारदर्शी नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या, माध्यम अपारदर्शी नहीं होना चाहिए। अपारदर्शी मतलब जैसे अपनी शीशा था, मिरर अपारदर्शी है। क्यों? क्योंकि हम पीछे की तरफ पॉलिश कर देते हैं, तो एक पार से दूसरी पार हम नहीं देख पाते हैं। अगर अपारदर्शी चीज हम लेके आएंगे तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन काम नहीं करेगा, वहां पर परावर्तन ही काम करेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो अभी अपवर्तन के नियम नहीं है, ये रूल है ना। जैसे वहां पे हमने केस पढ़ने से पहले रूल पढ़े थे, ये रूल है। अब अपना आएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन समझाएं तथा उनके नियम लिखें। तो ये इनके दो मुख्य नियम है ना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के दो मुख्य कानून या नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। जो वहां पर होगा एक ही प्लेन या एक ही तल। अब ये आपका तल है, ये कोई तल है, मैंने दिखाया था कागज तल है, और इस तल के इस पार मीडियम कोई है, पीछे तरफ मीडियम कुछ है, इसी तल पे सारा चीज हो रहा है। तो यहीं पर आपतित किरण आई, यहीं पर ये अभिलंब है, और यहीं पर अपवर्तित किरण निकल रही। तो ये जो तीनों तल है ये सेम तल में होना चाहिए, अलग अलग तल नहीं होना चाहिए। पहला तो क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपका स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है कि जो आपतित किरण है यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये थीटा है, इसको कहेंगे थीटा आई मतलब इंसिडेंट एंगल। और ये जब अपवर्तित हुआ, अभिलंब, सारे एंगल किससे देंगे, अभिलंब से। ये क्या कहता है थीटा आर मतलब अपवर्तित कोण। तो जो ये स्नेल का नियम कहता है वो ये कहता है कि साइन मान लेते हैं साइन 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री आई मतलब इंसिडेंट एंगल साइन 30 डिग्री, और अपवर्तित निकल गया। अब ये कोण कुछ बदल गया, ये 30 था ये और छोटा हो गया, तो साइन 15। इनका जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट मीन। तब जब माध्यम समान हो, मतलब आप कहीं भी इसको ले जाओ, यहाँ पर बनाओगे, अपने घर पर बनाओगे, कहीं अमेरिका में बनाओगे, यदि माध्यम से माध्यम का ऊपर हवा है नीचे पानी है, तो इन दोनों का अनुपात है हर जगह कांस्टेंट आएगा, माध्यम नहीं बदलना चाहिए, है ना। माध्यम जब तक से रहेगा तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, जहां पर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। स्नेल लॉ तभी काम करता है जब लाइट का रंग और दोनों माध्यम फिक्स हों। हाँ, ये लाइट का रंग भी मैटर करेगा ना। यहाँ पर यदि लाल कलर की लाइट देख रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह करोगे तो वहां भी लाल कलर की लाइट, क्योंकि वेव लेंथ में अंतर आ जाता है, हर लाइट की अपनी अपनी वेव लेंथ होती है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये नियम है, ये नियम आप लिख लीजिए, ये नियम आता है 2 नंबर में। पहला नियम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अपवर्तन होगा कब नहीं, कुछ केस है जहां अपवर्तन नहीं होगा। क्या लाइट हमेशा उड़ेगी, तो देखो ये नॉर्मल इंसिडेंट है। अब हुआ क्या, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब। अब हमारी जो लाइट थी वो हमेशा ऐसे जा रही थी, अब लाइट हमारी इसके परपेंडिकुलर ही जा रही है, मतलब अभिलंब से होकर ही जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोण ही कुछ नहीं बन रहा है, कोण बन रहा ना अभिलंब और प्रकाश के बीच,
प्रकाश अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता था उसको हम आपतन कोण कहते थे। लेकिन अभिलंब के ऊपर से ही लाइट चली गई, जब अभिलंब के ऊपर से ही लाइट चली गई तो कोण क्या बना? शून्य। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या हो गया? थीटा आई क्या होगा? शून्य। तो थीटा आर भी शून्य होगा। इस केस में कोई अपवर्तन नहीं होगा, कोई बेंड नहीं होगा, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। ये एक स्पेशल केस है जब अभिलंब के ऊपर से ही चली जाए प्रकाश की किरण, आपतन कोण शून्य हो तो अपवर्तन कोण भी होगा जब लाइट एकदम सीधे गिरती है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ऐसा है कि माध्यम ही न बदले। वो मैं पहले ही बता चुका हूं। मान लो दो माध्यम समान है, हवा से हवा, हम इसको बीच में अपवर्तक पृष्ठ माने और यहाँ से उस पार भेज रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि माध्यम सेम है। इस माध्यम में भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसमें भी सेम है ना। जब दोनों माध्यम अंदर से जुड़ाव रखते हैं, अंदर जुड़ाव मतलब कि दो कांच के स्लैब को हम इकट्ठा जोड़ दें, बीच में बॉर्डर है लेकिन जुड़ा है, तो लाइट कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम उसमें जाएगा, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंट आई थीटा 90 नहीं लिखना है, बिल्कुल सही बात है, इसको 90 अपन नहीं कहेंगे, 0 कहेंगे। तो क्योंकि जो कोण होता है हमेशा अभिलंब और किरण के बीच होगा, तो यहाँ पर कोण 0 है, ये आपका हो गया। अगला अब देखिए कांच की स्लैब। अब कांच का स्लैब क्या कहलाता है? जो ईंटा है, इसी तरह ईंटा पूरा कांच का हो, इसको हम स्लैब कह देते हैं। जैसे बर्फ की सिल्ली भी जाती है, नहीं आती सिल्लियाँ, वो इसको भी स्लैब है। हर चीज का स्लैब, पत्थर के स्लैब होते हैं बड़े बड़े, तो एक रेक्टेंगुलर घनाकार आकृति को हम स्लैब कहते हैं। तो कांच के स्लैब में अपवर्तन कैसे करना है? ये आपका कांच का स्लैब रखा हुआ है, उसका 2D फिगर है, ठीक है। अब देखिए ऊपर हवा, ये कांच, इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये आपतन कोण। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है। निकलना सीधे था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया, तो क्या बोलेंगे हम? माध्यम क्या है? विरल से सघन, विरल से सघन। परिणाम क्या है? किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। एयर टू ग्लास रिलेटेड टू कैंसर, आई बड़ा होगा आर से, पहले भी हमने लिख चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड, अब देखिए दूसरा इंटरफेस। अब यहाँ पर क्या हुआ? लाइट इंटर करी विरल से सघन में और फिर सघन से विरल, फिर बाहर निकल गई। भाई बीच में कांच था, बाकी दोनों तरफ तो हवा ही है, तो यहाँ से निकलेगी क्योंकि पारदर्शी है तो अंदर घुसेगी, और इधर भी तो पारदर्शी तो बाहर भी तो निकल जाएगी। तो इंसिडेंट रे क्योंकि यहाँ पर मीडियम बदला तो लाइट बेंड हो गई अभिलंब की ओर, विरल से सघन में अभिलंब की ओर, और फिर यहाँ पे फिर उसको वो मिल गया तो फिर उसकी स्पीड में चली गई। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है, तो ये देखो ये वाला कोण आपका निर्गत कोण कहलाता है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और ये निर्गत कोण। निर्गत कोण मतलब बाहर निकल गई कांच से। तो हमेशा आपतन कोण और निर्गत कोण ये बराबर होंगे, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सेम मीडियम है। तो जिस रफ्तार से हवा में पहले लाइट चल रही थी वो तो बीच में बाधा आ रही थी, बाधा हटी, फिर उसी रफ्तार में लाइट चल रही, तो कोण हमेशा बराबर हो जाएंगे। और कोण हमेशा अभिलंब से ही नापना, यहाँ भी अभिलंब से नापेंगे, यहाँ भी अभिलंब से, स्लैब से नहीं नापना, अभिलंब से ही सदैव कोण नापना है। निर्गत कोण को हमेशा अभिलंब से नापने, स्लैब की सतह से नहीं। तो ये आपका कभी पूछ नहीं, इन बातों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले स्लैब की मोटाई, जितना ज्यादा मोटा होगा स्लैब, जितना ज्यादा स्लैब मोटा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। भाई उतनी दूरी तक उसको स्लो चलना पड़ेगा ना, उतनी दूरी तक उसको स्लो चलना पड़ेगा तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। पहला केस ये। दूसरा केस कोण में, आपतन कोण भाई अगर अभिलंब की ओर जाता जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको तो अभिलंब की ओर ही झुकना है, कोण ज्यादा होगा उससे भी आपका डिफ्लेक्ट होगा। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो विरल से सघन, जैसे लाइट यदि मैं हवा से पानी में भेजूंगा तो अपवर्तनांक उसका
कम होगा, लेकिन हवा से यदि सीधे हीरे में भेजूंगा तो अपवर्तनांक बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मीडियम मीडियम में भी तो अंतर है। यहाँ प्रकाश है, वहाँ पानी है, तो प्रकाश में मान लो 50 की रफ्तार थी, तो पानी में 30 की रफ्तार होगी। लेकिन वही हीरा आ गया तो हीरे में 5 की रफ्तार बचेगी, क्योंकि बहुत सघन है। हर जगह सेम बेंड नहीं होगा, माध्यम के हिसाब से बेंडिंग होगी। तो ये आपका रिफ्लेक्टर से चाल। तो देखिए मीडियम, ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल यहाँ पर 50 था, यहाँ पर एंगल 45 हो गया, यहाँ पर एंगल 40 हो गया। इससे क्या निरूपित हो रहा है कि यहाँ पर कम बेंड हुई, एकदम ना इनके बीच के एंगल ज्यादा है, बेंडिंग कम हुई, यहाँ बेंडिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, यहाँ और बेंडिंग हुई, मतलब यहाँ पर मुड़ाव ज्यादा है, तब तो ये कोण कम बन रहा है। तो समझ गए, कोण जितना छोटा होता चला जाएगा, ये देखो कोण जितना छोटा होता चला जाएगा उतना अधिक मुड़ाव कहलाएगा और उतना अधिक सघन कहलाएगा, उतनी कम गति। ये चीज समझ में आ रही है कि कोण क्या निरूपित कर रहा है। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट है इसकी। अब देखिए सारी चीजें अपन एक बार फाइनल रिवाइज कर लेते हैं इसमें, तो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अपवर्तन सबसे बड़े हम पहले क्या है, तो माध्यम बदलने पर दिशा बदलना, ये अपवर्तन है। फिर अपवाद क्या है इसके, तो नॉर्मल इंसिडेंट जो अभिलंब से ऊपर की ओर चले जाएगी वहां पर आपतन कोण 0 होगा, या समान घनत्व की दो चीजें होंगी वहां पर अपवर्तन नहीं होगा। तो ये दो केस में अपवर्तन होगा ही नहीं, ये अपवाद है। नियम हमने नियम पढ़े कि रेयरर से डेंसर की तरफ, रेयरर से डेंसर की तरफ जब यदि जाएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल अभिलंब की ओर झुकेगा। रेयरर से डेंसर में अभिलंब की ओर झुकेगा, जबकि डेंसर से रेयरर में अभिलंब से दूर हटेगा। और दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम, sin I अपॉन sin R इक्वल टू कांस्टेंट। एक ये समझ क्या पढ़ा, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब को भी हमने कहा जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होगा। और लेक्चर से इतनी चीजें आज हमने पढ़ी, प्रकाश का अपवर्तन सारा कुछ पढ़ लिया कि बेसिक प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब प्रकाश के अपवर्तन